हेलो गाइस। तो पार्ट नंबर 8 के स्टार्ट में जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है तो सारे कॉन्टेस्टेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि 100 साल में एक दफा होने वाले इस हिस्टोरिक इवेंट में सबसे पहले वही जाकर देखें कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन छियाओफा को यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अंदर खतरा भी हो सकता है। और दूसरी वजह ये थी कि उसे अपने जख्मी टीममेट्स की फिक्र भी थी। तो रोई शोई उसे कहती है कि तुम हमारी वजह से ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो। उनकी वो मोटी वाली फ्रेंड भी सैड थी, क्योंकि कैप्टन ने उसे डांटा जो था। तो श्याओफा उसे तसल्ली देता है कि चेन शेंग की बातों को तुम दिल पर मत लो, मुझे पता है तुम उसे लाइक करती हो, तुम खुद बहुत ही स्वीट और काइंड हो, एक दिन चेंग शेंग का दिल जरूर बदल जाएगा। ये सुनकर उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है और फिर वो भी भागती हुई टेंपल में चली जाती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रोइशोए श्याओफा को लाइक करती है। फिर थोड़ी ही देर में उनके साथी की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। वो भी हर हाल में टेंपल देखना चाहता था, तो खुद की मेडिटेशन से वो हीलिंग करने लगता है और फिर अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करते ही वो तीनों भी टेंपल में एंटर हो जाते हैं। वहां स्टेप इन करते ही वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर श्याओफा फील करता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑरा है। इतने में वहां पर आवाज आती है कि अब 3 लेवल्स क्लियर करने के बाद कंटेस्टेंट को रिवार्ड में स्पेशल सुपर पावर मिलेगी। इतने में वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स श्याओफा को घेर लेते हैं। पहले तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये इल्यूजन है, लेकिन जब वो एक पंजा खाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो रियलिटी ही है। अब श्याओफा को फाइट करना होगा। सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही उस पर अटैक कर देते हैं। उसी टाइम पर श्याओ बाई भी अंदर आने की कोशिश करती है, तो एक मैजिकल वॉल से टकराकर दूर जा गिरती है और सोचने लगती है कि आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां फॉक्स प्रिंसेस को आने की भी इजाजत नहीं है। जबकि अंदर श्याओफा जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था, वैसे वैसे उसकी पावर्स में भी इजाफा होता जा रहा था। तो श्याओफा हाई रैंक हासिल करने के लिए फिर और भी जोश से मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगता है। श्याओफा का टारगेट होता है कि उसने ब्लड रेनबो पावर को अचीव करना है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को खत्म करके श्याओफा के पॉइंट्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे थे। उन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने के बाद उसका एक लेवल अब इंक्रीज हो जाता है। फिर उसका सामना एक गोल्डन लायन मॉन्स्टर से होता है, जो अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था। श्याओफा उसके गिर्द अपनी विंड पावर को यूज करते हुए हर एंगल से ऐसे अटैक करता है कि वो तो कंफ्यूज ही होके रह जाता है। लेकिन वो उसके सामने था तो एक कमजोर इंसान ही, और उससे आराम से मार भी खा बैठता है। फिर वो लायन अपनी पावर्स को यूज करते हुए श्याओफा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब श्याओफा की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी पावर्स कम होने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ही सख्त हो जाता है। वो लायन पूरी तरह से अब जीतने वाला था। वो श्याओफा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तो श्याओफा को अपने मास्टर की अपने लिए कुर्बानियां याद आने लगती हैं। तो वो फिर से उठकर लायन का मुकाबला करने लगता है। अब उसे अपने मास्टर की खातिर हर हाल में जिंदा ही वापस जाना था। फिर आखिरी वार करके वो दोनों ही गिर जाते हैं। श्याओफा खुद से कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अपने मास्टर को कैसे ढूंढ पाऊंगा। तभी लायन की सारी पावर्स उसमें आ जाती हैं, क्योंकि लायन मर तो गया था। यानी कि श्याओफा ने एक स्टेज अब क्लियर कर ली थी। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है, तो वो एक और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये उसका अपना गांव था। यहाँ पर उसे ब्लड क्लैन का मुकाबला करना था। वहां पर वो अपने सेकंड मास्टर को देखता है, जिसमें उस टाइम कोई डीमन घुसा हुआ होता है, और वो उसकी आंटी को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो श्याओफा जब ये देखता है तो उसे मारने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन वो उसे एक ही पंच से दूर गिरा देते हैं। वो डीमन एक्चुअली उसके सारे गांव को तबाह करना चाहता था। यहाँ पर श्याओफा उनसे फाइट करता है और फिर श्याओफा इन दी एंड उनको काबू कर ही लेता है। वो उन्हें मार नहीं लगता है कि वो मासूम सी शक्ल बनाकर श्याओफा को इमोशनल करने लगते हैं और मौका पाते ही फिर उसे जख्मी कर देते हैं। फिर उसका ब्लड लेकर वो और भी पावरफुल नजर आते हैं, और वो डीमन श्याओफा पर जब आखिरी वार करता है तो उसकी तलवार में स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, जो श्याओफा को बचा लेती हैं, और वो तलवार लगते ही सेकंड हेड एकदम गायब हो जाता है
और उसकी जगह वही डीमन सामने आ जाता है। ये उन मॉन्स्टर से काफी पावरफुल था जिनसे शियाओफा का पहली स्टेज में मुकाबला हुआ था। इतना कुछ देखने के बाद शियाओफा का तो सर ही चकराने लग जाता है। फिर शियाओफा उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन उस ब्लड डीमन पर कोई भी असर नहीं होता। वो दोबारा से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो डीमन एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स शियाओफा की स्वर्ड ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दी थी। और अपनी तलवार की इन स्पेशल पावर्स का तो शियाओफा को खुद भी अंदाजा ही नहीं था। अब दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया था। वो कंप्लीट करने के बाद शियाओफा वापस उसी मंदिर में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी पावर्स अपग्रेड कर दी जाती हैं, उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और उसके बाद उसको 3rd लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। वो एक बहुत ही सुंदर और शांत सी जगह थी। यहाँ पर मॉन्स्टर्स या फाइटिंग का कोई भी सीन नहीं होने वाला था। वो नदी किनारे खड़े होकर एक बोट को देखता है जहाँ पर एक सैंट बैठा फिशिंग कर रहा होता है। वो शियाओफा को अपने पास आने को कहता है। उस पानी में एक डेडली शार्क भी फिर रही होती है, लेकिन शियाओफा अपनी स्मार्टनेस दिखाता है, अपने ब्रेन को यूज करता है और पानी में कूदने की बजाय एक बैम्बू की हेल्प से लॉन्ग जंप करता हुआ सीधा बोट में पहुंच जाता है। फिर उस लेक में वो सेंट शियाओफा से कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम यहाँ एक फिश पकड़ के दिखाओगे, और वो भी बिना चारे के। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो अगले 100 साल तक तुम इसी बोट पर ट्रैप होकर मेरे साथ फिशिंग करते रहोगे। अब शियाओफा बेचारा क्या करता, कोई मछली तो हाथ आ नहीं रही थी, बस बैठा दुआएं किए जा रहा था। फिर आखिर पर वो हिम्मत हार के थक के वहीं पर लेट जाता है। यहाँ पर एकदम से उसके माइंड में एक ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ एक पहेली थी, और वो उस पजल को सॉल्व कर लेता है, जिससे वो सेंट काफी इम्प्रेस होता है और फिर एकदम में वहां से गायब हो जाता है। फिर शियाओफा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर बैठे बैठे एक बहुत बड़ी सी फिश भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो पजल तो उसने सॉल्व कर ही लिया था। फिर हमें दिखाते हैं कि उस मंदिर से एक एक करके बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अपने कोई ना कोई लेवल क्लियर करके और अपनी कुछ पावर्स हासिल करके बाहर आ रहे होते हैं। वो सारे ही काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी पावर्स जो बढ़ गई थी। मजे की बात यह है कि वहां पर लॉन्ग टाओ विलेज के 5 में से 4 कंटेस्टेंट्स अपनी पावर बढ़ा के जिंदा वापस आ चुके थे, लेकिन अभी तक शियाओफा बाहर नहीं निकला था। इस पर सारे हैरान थे और यहीं पर ही पार्ट नंबर 8 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, पार्ट नंबर 9 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो कॉन्टेस्टेंट्स अब बाहर आ चुके थे वो आपस में बहस करने लगते हैं, और उनमें से एक लॉन्ग टाओ विलेज के लोगों को चैलेंज कर देता है। तो कैप्टन के ऑर्डर्स पर वो मोटी लड़की उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लोग तब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब जुई टोंग बाहर आती है। उसने व्हील ऑफ लाइफ 3रा लेवल भी अचीव कर लिया था और ब्लड रेनबो पावर भी। अभी वो सारे लोग इस शॉक में से बाहर निकले भी नहीं थे कि यूटियान भी बाहर आ जाता है। उसने अब तक की सबसे ज्यादा पावर्स गेन की थी। वो सबसे उनकी क्रिस्टल्स छीन कर फिर चैंपियन बनना चाहता था। जुई टोंग उसे रोकती है तो उसे फाइट का चैलेंज भी करती है। वो बहुत नखरे से कह देता है कि तुम्हें तो मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे फाइट क्या करूं। फिर वो उड़ता है और लाइट की सी स्पीड से सारे कॉन्टेस्टेंट से उनके क्रिस्टल्स छीनने लगता है। उसकी इतनी तेज स्पीड देखकर सारे लोग उससे डर जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का उसे रोकना भी चाहता था और लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, तो वो यूटियान को रोकने के लिए शियाओफा का वेट करने को कहता है और यूटियान को गुस्सा दिलाने लगता है कि शियाओफा जरूर तुम्हें हरा देगा। उस टाइम कैप्टन में तो कुछ भी गट्स नहीं थे कि वो किसी को डिफेंड कर पाता, तो यूटियान क्लेम करता है कि वो शियाओफा के बाहर आने पर उसे मार मार कर कुत्ता बना देगा। इतने में जुई उसे चैलेंज करती है कि जब तक शियाओफा बाहर नहीं आता तब तक मेरा मुकाबला करके दिखाओ। यूटियान कहता है कि तुम गलती कर रही हो, पछताओगी। और फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जुई एक बर्ड की तरह एक डेंजरस मूव करके उस पर हमला करती है। उन दोनों के बीच काफी अच्छी टक्कर होती है क्योंकि वो दोनों ही एक ही स्ट्रेंथ लेवल पर जो थे। यूटियान उसे बार बार हार मान जाने को कहता रहता है,
लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, बार बार मुड़ के अटैक करती रहती है। पर यूटियान इन दी एंड उसे हराने में कामयाब हो जाता है। अब बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट्स पर यूटियान का और भी रोब बढ़ जाता है। उसी टाइम श्याओ फाबी मंदिर से बाहर आ जाता है, बिल्कुल एक कूल बॉय की तरह एक्टिंग करता हुआ। यहाँ यूटियान आगे से उसे दो ऑप्शंस देता है कि या तो अपनी सारी क्रिस्टल्स मुझे दे दो या फिर मुझसे फाइट करो। श्याओ फा पहले एक दफा बहुत कुछ खो चुका था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। यहाँ पर सारे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि श्याओ फा का यूटियान से क्या मुकाबला, लेकिन जुई तो श्याओ फा पर ट्रस्ट रखती थी। इस टाइम पर श्याओ फा को सपोर्ट करने के लिए उसके टीममेट्स भी उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस पर यूटियान बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तुम पांचों को एट अ टाइम आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन फिर श्याओ फा अकेला ही फाइट करने के लिए आगे निकल जाता है कि ये मेरे अकेले की जंग है। फिर श्याओ फा फौरन से यूटियान पर अटैक कर देता है और बार बार उसके फेस पर अटैक करके उसकी बहुत इंसल्ट करता है। अब यूटियान काफी गुस्से में आ जाता है और डिफरेंट स्टाइल से श्याओ फा पर अटैक करने लगता है। यूटियान को इस बात का बहुत प्राउड था कि वो स्ट्रेंथ में और व्हील ऑफ लाइफ में श्याओ फा से एक लेवल ऊपर ही है, लेकिन श्याओ फा बहुत महारत से उसके सारे अटैक्स को डिफेंड कर जाता है। उनके बीच मुकाबला बहुत सख्त होता है क्योंकि अब दोनों की इज्जत का सवाल था। और फिर उसी अटैक के बीच यूटियान श्याओ फा का हथियार भी तोड़ देता है। अब सारों को फिक्र होने लगती है कि श्याओ फा आराम से हार जाएगा, लेकिन उसी टाइम वहां पर बहुत ही तेज लाइट्स निकलने लगती हैं। तो सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि श्याओ फा ने व्हील ऑफ लाइफ की तीसरी स्टेज भी अचीव कर ली है। फिर अब की दफा यूटियान जैसे ही श्याओ फा पर अटैक करता है तो वो अपनी वाइस पावर से उसे दूर जा गिराता है। यूटियान हैरान था कि ऐसी पावर्स तो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स में भी मुश्किल से ही नजर आई हैं। तो अब फाइट करते हुए श्याओ फा में एक डिफरेंट टाइप का अटायर नजर आता है। इतने में श्याओ फा यूटियान को जख्मी करके मंदिर की छत से नीचे गिरा देता है। तो अपनी इतनी इंसल्ट देखकर यूटियान अपने पेट मॉन्स्टर को श्याओ फा से लड़ने के लिए भेज देता है, जो कि रूल्स के खिलाफ था। अब यूटियान चीटिंग करने पर उतर आया था। अब सारे सोचते हैं कि श्याओ फा की पेट तो एक छोटी सी क्यूट सी फॉक्स है, वो क्या इस मॉन्स्टर के खिलाफ श्याओ फा का साथ दे पाएगी। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स तो श्याओ बाई को लड़ते जाता देखकर हंसने लग जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूटियान जब अपने पेट पर बैठकर श्याओ फा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो श्याओ बाई रास्ते में आकर उस मॉन्स्टर को अपनी पावर्स से डरा कर रोक देती है और यूटियान मुंह के बल एकदम नीचे गिर जाता है। उसके बाद श्याओ बाई बहुत मजे से उस मॉन्स्टर पर बैठकर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करती है, लेकिन यूटियान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। अगर वो हार जाता तो उसके कबीले की इज्जत भी खत्म हो जाती। उसी टाइम उसका चौथा व्हील ऑफ लाइफ भी एक्टिव हो जाता है। अब उसे यकीन था कि वो श्याओ फा को हराने में कामयाब हो जाएगा। फिर वो दोनों अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर उस टाइम पे बहुत ज्यादा लाइट एमिट होती है, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो वीक कॉन्टेस्टेंट्स थे वो तो डर के मारे वैसे ही वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को नजर आने लगता है कि यूटियान श्याओ फा के आगे सरेंडर कर चुका है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि मैं एक दिन अपना बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। अब सारे कॉन्टेस्टेंट्स श्याओ फा को नंबर 1 प्लेयर मानकर वहां से चले जाते हैं। फिर श्याओ फा जुई से कुछ स्पेशल मेडिसिन्स मांगने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसका गांव मेडिकल फील्ड में बहुत ही फेमस था। जुई उसे वो मेडिसिन्स दे देती है। इतनी बड़ी फाइट की तो श्याओ फा ने थी, लेकिन कैप्टन अपना रोब डालने लगता है कि मेरी लीडरशिप की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हमारी टीम जीत गई है। इस बात पर श्याओ बाई को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पंजों से उस पर अटैक कर देती है और उसकी डस्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि वापस जाने से पहले इस मंदिर से और भी बहुत सी पावर्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मौका 100 साल में एक ही दफा आता है। फिर वो लोग मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं और यहीं पर ही पार्ट नंबर 9 खत्म हो जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स। तो पार्ट नंबर 10 जब स्टार्ट होता है तो श्याओफा मंदिर की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि वहां पर दीवार और हर पिलर पर उनके एंसेस्टर्स की तरफ से विरासत में बहुत सारे नोट्स मौजूद हैं, जिनको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनको ब्लड रेनबो पावर मिल चुकी है। यहाँ श्याओफा के बाकी फ्रेंड्स बेचारे कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो श्याओफा और जुई उनको कुछ इन्फॉर्मेशंस देते हैं कि यहाँ क्या क्या टेक्निक्स और टिप्स वो दोनों पढ़ रहे हैं। श्याओफा उनको बताता है कि एक ब्लड डीमन रेस भी होती है जो कि मॉन्स्टर से भी ज्यादा डेंजरस है और इंसानों को अपने वश में भी वो कर सकते हैं। श्याओफा सोचता है कि इस नॉलेज के सारे नोट्स वो यहाँ से बना कर ले जाए ताकि गांव में भी लोगों को दिखा सके। आज वो डोया, हु और लॉन्ग को भी बहुत मिस कर रहा था। फिर हमें दूसरी तरफ पवित्र पहाड़ी के नीचे शहर में दिखाते हैं कि ब्लड डीमंस ने वहां पर अटैक किया हुआ है और वो लोगों का शिकार कर रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पवित्र पहाड़ी के सारे स्टूडेंट्स भी नीचे पहुंचे हुए होते हैं। उनमें प्रिंस जाओ वुटियान भी शामिल है। वहां डीमंस से लड़ते लड़ते दामिंग और श्याओफा का फ्रेंड हु आपस में ही किसी बात पर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जाओ वुटियान को तो पहले ही हु और लॉन्ग पसंद ही नहीं थे, तो वो दामिंग की साइड पर हो जाता है और उन दोनों को अपनी पावर से गिरा देता है। यहाँ के लोग पावर और स्किल्स में लॉन्ग टाओ विलेज के लोगों से बहुत ही आगे लग रहे थे। जिस टाइप के मॉन्स्टर पेट्स उन्होंने रखे हुए थे वो बहुत स्ट्रांग थे। इतने में ऊपर से डोया एक पेट बर्ड पर उड़ती हुई वहां पर आती है और वुटियान को अपने फ्रेंड्स को बुली करने से रोकती है। वुटियान बहाना बना देता है कि हम तो बस आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो डोया उनको डीमंस का पीछा करने के लिए अपने साथ बुला लेती है और वो लोग लड़ाई छोड़ वहां से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हु श्याओफा को बहुत मिस करता है कि अगर वो भी यहाँ होता। तो लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि श्याओफा ने हमें ज्वाइन करने का वादा किया था। 3 साल की ट्रेनिंग है, 2 साल बीत चुके हैं। श्याओफा अब जल्द ही हमें मिलने जरूर आएगा। दूसरी तरफ श्याओफा जब अपनी टीम के साथ वापस जा रहा होता है तो कुछ बॉयज उनको जहरीली गैस से ट्रैप करके उनके क्रिस्टल्स छीनने की कोशिश करते हैं। ये श्याओफा को बुली करने की उनकी दूसरी अटेम्प्ट थी। तो अब की बार श्याओफा उनको माफ करने वाला नहीं था। वो उनकी एक ही इकलौती क्रिस्टल भी छीन लेता है। फिर वो लोग जंगल से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स अपनी जमा की हुई क्रिस्टल्स काउंट कराते हैं ताकि चैंपियन का पता चल सके। उनमें से अभी तक हाईएस्ट यूटियान का स्कोर था जो कि 46 क्रिस्टल्स होती हैं। फिर श्याओफा आता है। उसकी अपनी तो 46 ही क्रिस्टल्स थी, लेकिन एक और क्रिस्टल जो उन बुली बॉयज की वजह से श्याओफा को मिली थी, तो उसका स्कोर अब हाईएस्ट हो जाता है। श्याओफा को ही चैंपियन अनाउंस कर दिया जाता है। तो जुई की आंटी उसको यहाँ पर छेड़ती हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकता है, तुम इस बारे में जरूर सोचना। जबकि जुई आगे से सिर्फ शर्माती रह जाती है। श्याओफा जब अपने गांव में वापस आता है तो सभी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर रात को श्याओफा डॉक्टर हु से मास्टर को ढूंढने जाने के लिए इजाजत मांगता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगा। फिर उन दोनों में एक छोटा सा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अंकल हु बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो तो 1 मिनट के अंदर ही उससे हार जाते हैं। वो कहते हैं कि खतरा तो बहुत है, लेकिन फिर भी वादा जो किया था, तो अब मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे रहा हूँ। फिर जाने से पहले श्याओफा रुएशोई को एक पर्ल गिफ्ट करता है जो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि 7 दिनों तक श्याओफा सफर करता रहता है, लेकिन उसे मास्टर का कोई भी क्लू कहीं पे नजर नहीं आता। रास्ते में श्याओ बाई सोचती है कि चैंपियनशिप में इसके सारे घाव जो लगे थे वो तो अब तक हील हो चुके हैं, तो क्यों ना किसी और मॉन्स्टर से इसका मुकाबला कराया जाए। बस फिर वो एक मॉन्स्टर बर्ड को वहां बुला लेती है। वो बर्ड श्याओफा पर अटैक करने आ जाता है। ये बर्ड किंग ऑफ द बीस्ट था। ये इतना डेंजरस था कि श्याओफा ने इस जैसा मॉन्स्टर पहले चैंपियनशिप में भी नहीं देखा था। वो एक जगह छुप जाता है। इतने में उस बर्ड का मुकाबला करने के लिए फॉक्स प्रिंसेस फिर इंसानी रूप में सामने आ जाती है। श्याओ बाई काफी सुंदर लगती है
और वो उस मॉन्स्टर बर्ड से फिर फाइट करना स्टार्ट कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बना कर रखूंगी। श्याओफा उधर बेचारा परेशान बैठा होता है कि मेरी छोटी सी पेट फॉक्स कहाँ चली गई है। इतने में श्याओफा वहां पर एक मैजिकल फूल देखता है। वो उसे उठाता है और उसे लेकर इस फाइट से डरता हुआ भागने की कोशिश करने लगता है। इतने में वो बर्ड पीछे से आकर अटैक करके उसे अपनी पावर से रोक लेता है और फिर जबरदस्ती उसे अपने ऊपर बिठाकर उड़ाकर साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें एक ऐसा सीन दिखाते हैं कि एक जगह पर ब्लड डीमंस ने इंसानों पर अटैक किया हुआ है। कुछ लोग उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल ब्लड डीमन का किंग भी नजर आता है, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल और डेंजरस लुक्स वाला था। वो श्याओफा के मास्टर को अपने वश में कर लेता है और उनको भी एक डीमन बना देता है। जब वो रेजिस्ट करते हैं तो वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे के लिए व्हील ऑफ लाइफ एक्टिवेट करने वाला फूल चाहिए, वो मेडिसिन चाहते हो, तो तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। इतने में श्याओफा को लेकर वो बर्ड भी उसी एरिया में लैंडिंग करता है जहां पर मास्टर ने अब अटैक किया हुआ था। दो इंसान उनका मुकाबला कर रहे होते हैं जिनको वो डीमन आसानी से हरा देता है। श्याओफा उनको जब ऐसे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने वार से श्याओफा को भी जख्मी कर देते हैं। फिर मास्टर उसे ये कहते हुए वहां से भाग जाते हैं कि ये सब मुझसे ब्लड डीमन किंग करा रहा है, तुम मेरे से दूर चले जाओ। थोड़ी ही देर में उसी जगह पर श्याओबाई भी उस बर्ड पर सवारी करती हुई पहुंच जाती है और श्याओफा को बर्ड पर बिठा के फिर अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर उस डीमन किंग से अपने बेटे के लिए वो फ्लावर मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में श्याओबाई अपने इंसानी रूप में सामने आ जाती है और उस ब्लड डीमन किंग का मुकाबला करने लगती है। जबकि सारे टाइम मास्टर को श्याओफा की फिक्र रहती है और फिर अपने अंदर डीमन होने की वजह से उन्हें मजबूरन श्याओफा से फाइट भी करनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ देर फाइट चलती रहती है और श्याओबाई अपने बर्ड को फिर ऑर्डर करती है कि वो श्याओफा को यहाँ से लेकर चला जाए। अब जब वो लोग बर्ड पर सवारी करके वहां से जा रहे होते हैं तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, तो इस पार्ट के स्टार्ट में श्याओफा हमें बहुत गुस्से में नजर आता है क्योंकि श्याओबाई उसे फाइट के टाइम पर उठाकर ले आई थी। श्याओबाई उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन श्याओफा गुस्से में उसी को ही हिट करने लगता है, लेकिन फिर अपना होश संभाल लेता है और उससे सॉरी भी करता है। श्याओबाई जब उसे इतना सैड देखती है तो कहती है कि तुम्हारे मास्टर को बचाने का एक रास्ता है। अगर किसी इंसान का छठा व्हील लाइफ भी एक्टिव हो चुका हो तो उसे हम एम्परर बोलते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जाकर ब्लड डीमन रेस के एम्परर से मुकाबला करे तो वो तुम्हारे डैड को बचा सकता है। श्याओफा अब परेशान होने लगता है क्योंकि उसने तो सिर्फ 3 स्टेजेस अचीव की थी और छठे व्हील ऑफ लाइफ को एक्टिव करने के लिए तो इतनी प्रैक्टिस चाहिए थी कि उसकी आधी जिंदगी शायद इसी में ही गुजर जाती, लेकिन उसे तो बहुत जल्दी थी। तो यहाँ पर उसे पवित्र पहाड़ी का ख्याल आता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं, शायद उनमें से कोई एम्परर लेवल का हो, यानी कि छठा व्हील एक्टिव किया हो। तो अब श्याओफा उन लोगों में से किसी की हेल्प लेने का फैसला करता है। फिर श्याओफा श्याओबाई के साथ उसी जगह पर वापस जाकर देखता है तो ब्लड डीमंस अब वहां से जा चुके थे। यहाँ श्याओफा फॉक्स प्रिंसेस से कहता है कि देखो तुम भी एक बीस्ट ही हो, बीस्ट से इंसानों की तो लड़ाई रहती है लेकिन मुझे बीस्ट से इतनी नफरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि इंसान और बीस्ट मिलकर पीसफुल जिंदगी गुजारे, लेकिन ब्लड डीमन रेस से मुझे सख्त नफरत है, इनको मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एक छोटे से शहर की राजकुमारी है जो अपने एक सिपाही के साथ सफर पर गई हुई है। वो लोग रास्ता भूल जाते हैं और अब मॉन्स्टर्स के बीच में बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। श्याओफा ऊपर से जाते हुए उनको देख लेता है और उनकी हेल्प करने का फैसला करता है। वो उनको अपने गांव साथ ले जाने की ऑफर करता है कि वहां पर कुछ लोग आपको आपके गांव का रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं। फिर श्याओफा उनको अपने गांव ले आता है। फिर गांव के कुछ सीनियर्स मिल बैठकर डिस्कशन करते हैं कि अभी तो मॉन्स्टर्स से जान छूटी ही थी कि अब ब्लड डीमन रेस वाले भी हमारे एरिया में आना स्टार्ट हो गए हैं। वो लोग इस इश्यू पर और भी गांव के लोगों को इकट्ठा करके कंबाइंड एफर्ट करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर श्याओफा डॉक्टर हु से शेयर करता है कि उसने उस मंदिर में
कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था जो कि ब्लड डीमंस को हराने में उसकी हेल्प कर सकती है। फिर वो डॉक्टर हु से इजाजत भी लेता है कि क्या मैं पवित्र पहाड़ी पर जाकर किसी छठे व्हील ऑफ लाइफ एक्टिव एम्परर को ढूंढ लूं ताकि वो मास्टर को बचाने में उसकी हेल्प कर सके। और साथ ही साथ वो डोया और अपने फ्रेंड्स को भी मिलने जा सकता है। डॉक्टर हु उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। फिर गांव में से कुछ लोग पवित्र पहाड़ी की तरफ जाने में शाओफा के साथ चलने लगते हैं। वो राजकुमारी भी उनके साथ होती है क्योंकि उसका शहर भी पवित्र पहाड़ी के बिल्कुल करीब ही था। फिर हमें उसी राजकुमारी के राजा डैड को दिखाते हैं जो कि उस टाइम पर जू वुटियान का थैंक्स कर रहे होते हैं क्योंकि उनके शहर पर ब्लड डीमंस ने हमला कर दिया था और इन लोगों ने उनको भगाने में सबकी हेल्प की थी। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि पवित्र पहाड़ी के स्टूडेंट्स में जाओ वुटियान ही अब तक का बेस्ट है और वो उनकी टीम का कैप्टन भी है। डोया और वुटियान की अक्सर बनती नहीं है और किसी न किसी बात पर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता ही रहता है। यहाँ पर वो राजा वुटियान से थोड़ी फेवर भी मांगता है कि जब मेरी बेटी मुड़कर आएगी सफर से वापस तो प्लीज उसे पवित्र पहाड़ी पर मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन भी दिला दे। जाओ वुटियान बहुत नखरे से कहता है कि अगर वो लड़की मेरी लॉयल गार्ड बन सकती है तो मैं उसे जरूर एडमिशन दिला दूंगा। उधर शाओफा अपने फ्रेंड्स के साथ उसी सफर पर जब रवाना होता है तो रास्ते में उस छोटी सी राजकुमारी की बातों से ऐसे लगता था कि वो शाओफा को लाइक करने लगी है। ये बात फॉक्स प्रिंसेस शाओ भाई जब शाओफा से कहती है तो वो थोड़ा शर्मा के कहता है कि उससे ज्यादा प्रिटी तो तुम हो। तो यहाँ शाओ भाई उसे ओपनली कह देती है कि अगर मार्शल आर्ट में तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाए तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकती हूँ। लेकिन जब शाओफा कहता है कि छोड़ो मैं इंसान हूँ और तुम जानवर, ये सुनकर शाओ भाई को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ दे मारती है। फिर वो लोग जैसे ही उस राजकुमारी के वुइशी शहर पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि डीमंस ने अटैक किया हुआ है। बहुत सी जगहों पर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। इतने में कुछ ब्लड डीमंस सामने निकलकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं तो शाओफा का एक अंकल आगे बढ़कर उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। लेकिन वो उससे खत्म क्या होते, वो और भी स्ट्रांग होते जाते हैं और इतने में उनका एक ब्लड गार्डियन भी सामने आ जाता है और वो अपने सोल्जर्स को भेजकर उन सारों को खत्म करने का ऑर्डर कर देता है। यहाँ पर अब शाओफा उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर शाओफा की वो स्टोन स्वर्ड वो उसके बहुत काम आती है, जिस तरह से चैंपियनशिप के बीच मंदिर में भी उसने ब्लड डीमंस की पावर को खत्म कर दिया था। वो अपनी मैजिकल स्वर्ड को यूज करते एक एक करके बहुत से ब्लड डीमंस को खत्म कर देता है। ये देखकर वो गार्डियन काफी परेशान होता है और सारे ब्लड डीमंस की पावर अपने अंदर इकट्ठी करके खुद अकेले ही शाओफा से मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों के बीच कुछ देर तक फाइट होती रहती है, लेकिन उस ब्लड गार्डियन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि शाओफा को मुकाबला करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन शाओफा हिम्मत नहीं हारता और ब्लड गार्डियन की हर मूव का डिफेंस आसानी से कर लेता है। इतने में वहां पर मास्टर जैन भी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि शाओफा की पावर तो बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा होगा कि ये भी हमारी तरह से एक ब्लड डीमन ही बन जाए। ये सुनकर शाओफा फिर से फाइट करने आगे बढ़ता है तो ऊपर से अपने बैट बर्ड पर सवारी करती डोया भी वहां पहुंच जाती है। शाओफा उसे 2 साल बाद मिल रहा था। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। वो दोनों वहीं पर खड़े होते के नीचे पवित्र पहाड़ी के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और ये देखकर ब्लड डीमंस वहां से एक दफा तो भाग जाते हैं। शाओफा कहता है कि मैं मास्टर जैन को बचाने के लिए आप लोगों की मदद की तलाश में आया हूँ। तो ये सुनकर वहाँ जाओ वुटियान बहुत नखरे से कहता है जो इंसान ब्लड डीमंस ने वश में कर दिया है उसको मार ही देना चाहिए, उसको बचाने का कोई फायदा नहीं, वो अब एक डीमन है। उसकी जब ये बात हु और लॉन्ग सुनते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो वुटियान से बदतमीजी स्टार्ट कर देते हैं और वुटियान को तो वो दोनों वैसे ही अच्छे नहीं लगते थे। वो उन दोनों को मार के नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पर शाओफा को उनके बताने पर पता चलता है कि जाओ वुटियान वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। लेकिन शाओफा उससे कहता है कि तुमने हम लोगों की बहुत इंसल्ट की है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर वुटियान की जगह डामिंग आगे आता है और शाओफा को कहता है कि ये प्रिंस है, तुम उससे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। अभी के अभी इससे झुककर माफी मांगो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर डोया शाओफा के आगे आ जाती है और कहती है कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। तो वुटियान कहता है कि डोया की खातिर मैं इसे छोड़ तो देता, लेकिन मामला बहुत सेंसिटिव है, इसने गुस्ताखी की है।
और वो डामिंग को ऑर्डर करता है कि इसको जेल में डाल दो। लेकिन श्याओफा बहुत आराम से डामिंग के अटैक को डॉज करता है और उसको एक पंच दे मारता है। और इस बात पर डामिंग को काफी गुस्सा आता है और श्याओफा और डामिंग के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर ही पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 12 के स्टार्ट में डामिंग श्याओफा से फाइट कर रहा होता है, जिससे डामिंग को अंदाजा हो जाता है कि श्याओफा की स्ट्रेंथ अब वापस आ चुकी है। तो डामिंग फिर उस पर अपनी बेस्ट मूव से अटैक करता है, जिसको श्याओफा डिफेंड नहीं कर पाता। इस टाइम पर जाओ वुटियान, लोंग और हु को श्याओफा की हेल्प करने से फ्रीज कर देता है। अब डामिंग श्याओफा के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि तुम तो कुएं के मेंढक हो, तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया में कितनी स्ट्रेंथ है। आगे से श्याओफा फिर अपने कुछ बेस्ट मूव्स उसे करके दिखाता है, तो डामिंग को तो पता ही नहीं चलता और वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। उसके बाद श्याओफा जाओ वुटियान की तरफ आता है और फिर उसे अपने हार्श वर्ड्स यूज करने पर अपोलोजाइज करने को कहता है। तो वुटियान उसे चैलेंज कर देता है कि अगर तुम मेरे अटैक को डिफेंड कर सको तो मैं जरूर तुमसे माफी मांगूंगा। लेकिन श्याओफा अब अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी उसका अटैक नहीं रोक पाता और गिर जाता है। उसके जाने के बाद फिर श्याओफा सोचता है कि एक दिन मैं इसे जरूर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उसके बाद श्याओफा 2 साल बाद अपने फ्रेंड्स से मिलता है। फिर वो अपने पुराने दिनों को याद भी करते हैं और यहाँ पर हु और लोंग उसे बताते हैं कि जाओ वुटियान डोया को लाइक करता है और इसी वजह से उनकी वुटियान से हर वक्त लड़ाई ही रहती है, क्योंकि वो डोया को तो दिल से अपनी भाभी मानते थे। डोया ये सुनकर शर्मा जाती है। ऊपर से रुए शोए भी आते हुए उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और थोड़ा सा सैड नजर आती है, क्योंकि उसका श्याओफा पर क्रश जो था। वहां से जाते जाते हमें श्याओ बाई भी नजर आती है, जो आते ही हु को पत्थर मार के तंग करने लगती है और इसी बात पर हु उसके पीछे पीछे भागने लगता है और अब श्याओफा और डोया अकेले रह जाते हैं और वो लोग मास्टर जैन को बचाने के लिए कोई तरीके सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मास्टर जैन अब ब्लड डीमन के एम्परर के तौर पर काम कर रहे हैं और वो एक जगह पर एंटर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर एक फेंस बनी होती है जिसे वो एंटर नहीं कर पाते। ब्लड डीमन एम्परर उस वक्त जैन की बॉडी में था और वो प्लान कर रहा होता है कि वो किसी दिन इंसान और ब्लड डीमंस का एक ऐसा मिक्स्ड क्रिएचर बनाएगा जिसके बाद वो सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकेगा। उधर डोया श्याओफा और उसके फ्रेंड्स को ठहराने के लिए एक जगह पर लेकर जाती है। पवित्र पहाड़ी के स्टूडेंट्स बाकी सारों को बताते हैं कि अगर उनको भी यहाँ एडमिशन मिल जाए तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव होने में कितने चांसेस हैं और यहाँ पर दुनिया के ग्रेटेस्ट मास्टर्स उनको टीचर के तौर पर मिलेंगे और उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पवित्र पहाड़ी पर आजकल एक कंपटीशन होने वाला है और श्याओफा भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है, जिसके बाद उनको वहाँ के मार्शल आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर डोया फील करती है कि जैसे रुए शोए श्याओफा को लाइक करती है। फिर रात को जब बॉयज सारे सो रहे होते हैं तो डोया और रुई शुई आपस में कुछ गर्ल्स टॉक करती हैं और उन दोनों को ऐसा ही लगता था कि जैसे श्याओफा उनको अपनी सिस्टर समझता है और वो कंफ्यूज होती हैं कि आखिर वो किसको अपना जीवन साथी चुनेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 3 हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज किसी शाही विरासत के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उसे कैसे अनलॉक करना है और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है। इतने में वहां ऊपर से जाओ वुटियान भी आ जाता है और उसके बाद वो क्या मशवरा देता है ये हमें अभी नहीं बताया जाता। फिर अगले दिन पवित्र पहाड़ी पर नए स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए टेस्ट लेने का कंपटीशन होता है। जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स और डीमंस को मारेगा वही वहां का विनर होगा और पवित्र पहाड़ी का नया स्टूडेंट भी। यहाँ पर हु श्याओफा को कहता है कि अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट बन जाओ तो तुम्हें भी हमारी तरह बहुत बड़े बड़े से पेट्स मिलेंगे और इस नन्ही सी बदतमीज सी फॉक्स से तुम्हारी जान छूट जाएगी। उसी कंपटीशन के टाइम पर डीमन एम्परर प्लानिंग कर रहा होता है कि जैसे ही वो इंसान उस शाही इनहेरिटेंस को खोलेंगे तभी हम उन पर हमला करके उनसे सारा कुछ छीन लेंगे। ह्यूमन लीडर्स को भी उनकी प्लानिंग का काफी हद तक अंदाजा था। यहाँ पर फिर डीमन एम्परर अपने असली रूप में उनके सामने आ जाता है और डीमंस की इंसानों से फाइट स्टार्ट हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट्स को दिखाते हैं
कि उन्हें कंपटीशन में वही शाही इनहेरिटेंस की साइट ढूंढने का टास्क भी मिलता है। जंगल में जब सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो हु फिर से श्याओबाई का मजाक उड़ाता है, तो अब की बार वो बर्दाश्त नहीं करती और अपने पंजों से उस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। अब हु के ब्यूटीफुल फेस पर बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ चुके थे, लेकिन जब यहाँ पर श्याओबाई कुछ रेयर सी हर्ब्स ढूंढ कर बाहर लाती है तो हु को उसकी वैल्यू का अंदाजा हो जाता है और फिर वो बहुत पछताता है कि उससे रिलेशन खराब मुझे नहीं करने चाहिए थे। फिर वहीं पर खड़े खड़े उनको पता चलता है कि बहुत से रैट मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने लगे हैं। वो लोग अपनी टीम वर्क की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। इससे पहले कि वो लोग उन पॉइजनस रैट्स से मुकाबला करते, उससे पहले ही वहां पर ब्लड डीमंस भी पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ लोग उन जहरीले रैट्स का मुकाबला करने लगते हैं, जबकि डोया एक ब्लड डीमन से फाइट स्टार्ट कर देती है। वो उसे एक बार खत्म करने में कामयाब हो जाती है तो वो हमेशा की तरह दोबारा से जिंदा हो जाता है। यहाँ पर श्याओफा अपनी स्टोन स्वर्ड का यूज करते हुए उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हमें जंगल में एक दूसरा ग्रुप दिखाते हैं जो कि जाओ वुटियान और उसके साथियों का होता है। वो लोग भी उस टाइम पर जहरीले चूहों की आर्मी के बीच फंसे हुए होते हैं और फिर वो प्लान करने लगते हैं कि इन्हीं माइस के ब्लड को किसी तरह से यूज करके वो ब्लड डीमंस को अट्रैक्ट करें और फिर उनका शिकार करके उनको खत्म कर दें। उसी कंपटीशन में भाग लेते हुए हमें एक तीसरा ग्रुप भी दिखाते हैं जो उसी छोटे से गांव की राजकुमारी का होता है। उसके साथ चेंग मेंग और मोटी लड़की भी थे। सफर के बीच उनका भी सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है और चेंग शेंग उस राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो समझता था कि ये पहले दर्जे का मॉन्स्टर है, लेकिन वो तीसरे दर्जे का एक खतरनाक बियर था। चेंग शेंग उससे क्या मुकाबला करता, वो तो उससे मार खा के नीचे गिर जाता है। फिर चेंग शेंग को बचाने के लिए वो मोटी लड़की उस मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और यहीं पर ही पार्ट नंबर 12 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हाय गाइस, इस पार्ट में हम देखते हैं कि जंगल में श्याओफा का जब ब्लड डीमंस से सामना होता है तो वो अपनी स्टोन स्वर्ड का यूज करते हुए उनकी पावर्स को सक कर लेता है। इस स्वर्ड की क्वालिटीज से ब्लड डीमंस भी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर डोया का भी पता चलता है कि उसने 4 लाइफ व्हील्स एक्टिव किए हुए हैं, लेकिन वो भी जब 2 साल से कम टाइम में श्याओफा की इतनी इम्प्रूवमेंट देखती है तो इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाती। यहाँ पे फिर ऐसा होता है कि पॉइजनस रैट्स का मुकाबला करते करते रुई शुई को जहरीले रैट ने काट लिया होता है और पॉइजन फिर उसकी बॉडी में फैलने लगता है। उसकी हालत काफी खराब हो जाती है तो श्याओफा फिर फॉक्स प्रिंसेस की रिक्वेस्ट करता है और वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाने के बाद, नखरे करने के बाद उसे एंटीडोट पौधे का बता ही देती है। फिर श्याओफा वो मेडिसिन देकर रुई शुई को बिल्कुल ठीक कर देता है, लेकिन इसमें श्याओबाई का कमाल तो नहीं बताता, वो तो एक सीक्रेट था, लेकिन सारा क्रेडिट खुद ले जाता है कि वो मेडिसिन की फील्ड में अब काफी कुछ जानता है। शाम को जब रुई शुई मेडिटेशन कर रही होती है तो वो लोग नोट करते हैं कि उसकी सोल पावर्स में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि आजकल वो बहुत तेज प्रैक्टिस कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उनका सामना ब्लड डीमन जनरल से होता है जो कि एम्परर के बाद 2nd रैंक पर आता था। यहाँ पर डोया अपनी फायर मूव्स को यूज करके उसे बहुत हर्ट कर देती है और हर्ट होने के बाद श्याओफा अपनी स्टोन स्वर्ड का यूज करते हुए उस पे वार करके उसकी सारी पावर्स को सक कर लेता है। उन दोनों के इस टीम वर्क की वजह से वो काफी खतरनाक हो चुके थे, डीमंस को बहुत नुकसान पहुंचाया था। ये न्यूज ब्लड गार्डियन को बहुत बॉदर करने लगती है और वो अगले दिन खुद जाकर श्याओफा के ग्रुप को ऑब्जर्व करता है। वो लोग उनकी मॉन्स्टर्स की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करके अटैक करने का प्लान बनाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को उनकी तरफ अटैक करने भेजने लगते हैं, जबकि वुटियान के बारे में वो कहते हैं कि उससे हम पंगा नहीं ले सकते, उसका शिकार सिर्फ डीमन एम्परर ही करेगा। अब डीमंस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। उनसे फाइट करने के बाद फॉक्स प्रिंसेस श्याओफा को सीक्रेट न्यूज देती है कि ये सब कुछ ब्लड डीमंस की प्लानिंग है, वो तुम लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। तो बदले में श्याओफा भी उनको हराने के लिए अपनी काउंटर प्लानिंग करने लगता है।
उसको मशवरा मिलता है कि ब्लड डीमंस का मुकाबला करने के लिए फायर अटैक ही अब तक का मोस्ट रिलायबल मेथड है। तो वो लोग फिर लकड़ियां जंगल से जमा करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ ब्लड डीमंस की लोकेशन पर भी नजर रखे होते हैं। फिर वो सारे लोग एक अच्छी टीम की तरह मिलकर डीमंस को घेर लेते हैं और उनको कंट्रोल्ड फायर में ट्रैप कर देते हैं। जब तक उन डीमंस को कुछ भी समझ आती है, वो हर तरफ से घेरे जा चुके थे और फिर वो लोग वहां पर फंसे हुए बहुत से ब्लड डीमंस का भी शिकार कर लेते हैं। वहां पर काफी देर तक फाइट चलती रहती है और इन दी एंड कुछ बच जाने वाले ब्लड डीमंस वहां से भागने की करते हैं। उनको सख्त नुकसान पहुंचा था। वो काफी तेज स्वभाव का था। वो उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन डोया बहुत सेंसिबल लड़की थी। वो उसे रोक लेती है कि हमें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। उनके पीछे पीछे हम कहीं ब्लड एम्परर तक ना पहुंच जाएं। और यहाँ पर शियाओफा भी यही मशवरा देता है कि उनका पीछा करने की बजाय अब उनको अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए रेस्ट करना चाहिए। वो लोग फिर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर मेडिटेशन करने लगते हैं। सारे कंटेस्टेंट मेडिटेशन करते हैं, जबकि डोया का बर्ड उनकी रक्षा करता है। बाद में रोए शोए अपनी जान बचाने पर शियाओफा का थैंक्स करती है, तो वो नोट करता है कि ये तो दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही है। शियाओफा यहाँ बहुत ही क्यूट लगता है। फिर पूरा एक दिन और सफर करने के बाद वो लोग शाही इनहेरिटेंस साइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आगे कंपटीशन भी होना था और वहाँ की रिमार्केबल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इवन के कुछ लोग तो सिक्स्थ व्हील यानी कि एम्परर लेवल को छू जाने का सपना भी देख रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सारों से पहले ब्लड डीमंस से लड़ने के बाद वही 3 पर्सनैलिटीज भी शाही इनहेरिटेंस साइट पर पहुंच जाती हैं। वो तीनों एक्चुअली मार्शल आर्ट किंग्स थे, यानी कि 5 लाइफ व्हील्स उन्होंने एक्टिव किए हुए थे और वो लोग फ्लाई भी कर सकते थे। उनकी स्ट्रेंथ रिमार्केबल थी। वो लोग फिर अपनी कंबाइंड एफर्ट से उस साइट की बाउंड्री सील को खोल देते हैं। फिर उसके बाद जाओ वुटियान का ग्रुप भी वहां पहुंचता है और उसके चमचे साथ साथ उसकी तारीफें भी करते रहते हैं और ये भी कहते हैं कि वुटियान इतना ग्रेट है कि यहाँ मौजूद मार्शल आर्ट विरासत का खजाना भी वही हासिल करेगा। यहाँ पर डामिंग भी काफी हैरान था कि शियाओफा, जिसे वो ट्रैश कहा करता था, उसका ग्रुप भी वहां पर सही सलामत पहुंचने में कामयाब हो गया है। वहां वुटियान डोया को अपने साथ अंदर जाकर इनहेरिटेंस इकट्ठे चेक करने को कहता है, लेकिन उसे तब बहुत जेलस और इंसल्ट फील होती है जब वो उसे इनकार करके शियाओफा के पास चली जाती है। इतने में तीसरा ग्रुप भी थका हारा वहां पहुंच जाता है। अब वहां पर उन सारों के जेड मेडल्स को इकट्ठे करके उनके किए गए शिकार को काउंट करके रिजल्ट बनाया जाता है कि कौन कौन इस लेवल को पास कर चुका है। चैंग शेंग को ये जानकर बहुत हैरत होती है कि वो पास तो हो गया है, लेकिन लास्ट पे आया है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रोई शोई ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और सारे के सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सभी पास भी कर गए थे, लेकिन नंबर 1 आया था शियाओफा, जिसका स्कोर इतना ज्यादा था कि डामिंग को तो उस पर चीटिंग करने का शक होने लगता है। लेकिन वहां पर खड़े दो मार्शल आर्ट किंग्स शियाओफा को अपनी आर्मी ज्वाइन करने को कहते हैं, पर डोया उसकी हेल्प करके दोनों को ही पोलाइटली इनकार कर देती है कि ये तो पवित्र पहाड़ी का स्टूडेंट बनना चाहता है। लेकिन इतने में वहां पर मौजूद एक फीमेल किंग रुई शुई को अपनी स्टूडेंट बनाने की ऑफर करती है, जो कि वो खुशी खुशी मान जाती है। फिर वो लोग एम्परर साइट का दरवाजा खोलते हैं और सेकंड लेवल के लिए compete करने सारे अंदर जाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्लड डीमंस की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही होती है और वो भी उसी इनहेरिटेंस को चुराने की कोशिशों में थे। लेकिन वहां 3 किंग्स होने की वजह से बहुत डरते थे, जल्दी कोई स्टेप नहीं ले रहे थे। वो सोचते हैं कि एक दफा वो इंसान विरासत हासिल कर ले, फिर हम उनको लूट कर सारा कुछ छीन लेंगे। अब अंदर एंटर होकर पवित्र पहाड़ी के स्टूडेंट्स तो सीधा आगे जा सकते थे, जबकि बाहर वालों के लिए एक और टास्क था कि वहां मौजूद पहरे पर खड़े 3 गोलेम्स का मुकाबला करके उन्हें आगे बढ़ना होगा। जाओ वुटियान फिर अपने फेलो स्टूडेंट्स को लीड करता हुआ गोलेम्स को गिराकर अंदर चला जाता है। उसे शियाओफा से शदीद नफरत हो चुकी थी और ये बात उसकी आंखों से वाज़ेह थी। जबकि बाद में कंटेस्टेंट्स के बीच से गोलेम्स का मुकाबला करने चैंग शेंग सबसे आगे आता है।
वो तो पहले ही था ही एक कायर इंसान, उनसे छुपकर एक वर्म बनकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो देख लेते हैं तो फिर अपनी मोटी फ्रेंड के पीछे डर के छुप जाता है। यहीं पर ही पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, तो आज इस एनिमी के लास्ट पार्ट में जब चेनशेंग गोलेम से डर कर छुप जाता है तो तब राजकुमारी येन आगे बढ़ती है और कुछ कंटेस्टेंट्स उसका साथ देने की बात करते हैं, क्योंकि अकेली लड़की को तो वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। फिर येन गोलेम से जाकर फाइट करती है, लेकिन उनको हराना कोई आसान काम नहीं था। फिर येन उस पर अपनी सबसे पावरफुल मूव से अटैक करने की कोशिश करती है। उसी टाइम पर एक और लड़का गोलेम से चोरी चोरी अंदर घुस जाता है, वही जो पहले लड़की को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और फिर राजकुमारी येन भी 2 गोलेम्स से मुकाबला करने के बाद उनको डॉज करके अंदर जाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद रोए शोए अंदर जाने के लिए गोलेम्स से मुकाबला करने आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो उनसे फाइट नहीं कर पाती तो श्याओफा उसकी जगह compete करने का फैसला करता है। यहाँ पर रुई शोई चाहती थी कि वो अंदर से विरासत हासिल करके एक दिन एम्परर बन जाएगा। रुई शोई वाकई श्याओफा को काफी ज्यादा लाइक करती थी। श्याओफा का गोलेम से मुकाबला होता है। श्याओफा की स्ट्रेंथ उन सब कंटेस्टेंट से ज्यादा थी जिन्होंने उससे पहले फाइट किया था। एट अ टाइम उस पे सारे गोलेम्स अटैक कर देते हैं, लेकिन श्याओफा उन सारों को उड़ा उड़ा के दूर फेंकता रहता है। वो बार बार आकर उस पर अटैक करते रहते हैं, लेकिन श्याओफा उनसे compete करने के साथ साथ उन्हें डॉज भी अच्छा देता रहता है। उसके बाद श्याओफा आराम और सुकून से अंदर चला जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाते हैं कि वहां पर एक पजल ड्रॉ किया हुआ होता है और गोलेम्स स्पेशल पॉइंट्स पर खड़े हुए होते हैं। वहां मौजूद सारे लोग इस पजल को सॉल्व करने में अपने दिमाग का रायता बना रहे होते हैं। डोया को विश्वास था कि जैसे श्याओफा इस पजल को जरूर सॉल्व कर लेगा, लेकिन दामिंग यहाँ श्याओफा की इंसल्ट करता है कि ये तो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तुम क्या चीज हो। जबकि वुटियान के चमचे कह रहे थे कि एम्परर सिर्फ और सिर्फ वुटियान ही बन के रहेगा। इस बात पर सारे आपस में आर्ग्यू स्टार्ट कर देते हैं। अब श्याओफा जब अपनी लाइट ऑफ विजडम के थ्रू वॉर करता है तो उसे ये पजल समझ आ जाता है, और जब वो सारों को हिंट देता है तो वो सारे हैरान रह जाते हैं कि श्याओफा ने ये पजल सॉल्व कर ली है। फिर श्याओफा आगे बढ़ जाता है और वहां पर खड़े गार्ड गोलेम्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपनी विंड पावर का यूज करता रहता है और उस पजल पर अपने फुटस्टेप्स सही तरीके से रखते हुए आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर गोलेम्स से उनका मुकाबला विंड प्रेशर का हो रहा था, जिसको श्याओफा के अलावा और कोई भी अच्छे से पास नहीं कर पा रहा था। फिर श्याओफा इसी तरह से केयरफुली चलता हुआ किंग लेवल गोलेम के करीब पहुंच जाता है। ये गोलेम बाकी सारों को बाहर निकलने का ऑर्डर कर देता है और श्याओफा को प्रिंस ऑफ विंड का नाम देता है। बेशक श्याओफा के फ्रेंड्स वहां से निकाले जा चुके थे, लेकिन वो उसके कामयाब होने पर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जैसे ही श्याओफा ने वो पजल सॉल्व कर ली थी, उसी मौका पर ब्लड डीमंस भी अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इससे अगले हॉल का सीन दिखाते हैं, जहां पर वुटियान और बाकी 3 मार्शल आर्ट किंग्स मौजूद थे। वो एम्परर के स्टैचू के सामने खड़े हुए थे, जिसके अंदर ह्यूमन एम्परर की आत्मा कैद थी। वो आत्मा वुटियान को वहां आया देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि प्रिंस ने आते ही अपने नखरे ह्यूमन एम्परर को भी दिखाना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि उसकी नेचर का हिस्सा थे। फिर भी वुटियान अपनी तारीफें कर करके अब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनके साथ मौजूद मार्शल आर्ट्स का खजाना वुटियान के हवाले कर दिया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली विरासत में वो हथियार होते हैं जिनको स्टार्ट में फर्स्ट एपिसोड में 4 गार्डियंस ने अपनी पावर को सैक्रिफाइस करके बनाया था। इतने में वहाँ ब्लड डीमंस भी एंटर हो जाते हैं और ह्यूमन एम्परर उसका मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है। श्याओफा पर जब एक ब्लड डीमन हमला करता है तो तब एम्परर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर बड़े बड़े ब्लड डीमंस आए हुए थे और वो अपने साथ एक मंकी किंग को भी लेकर आए थे। उनकी ये लड़ाई छोटे छोटे स्टूडेंट्स के बस से बाहर किंग और एम्परर के लेवल तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर फिर ह्यूमन एम्परर और डीमन एम्परर का आमना सामना होता है, जबकि उसी टाइम पर वुटियान को सिर्फ उन पावर वेपन्स की फिक्र थी कि बाकी सारे जिए या मरे, बस वो वेपन्स उस तक पहुंच जाएं।
फिर इतने में एम्परर की आत्मा हथियार छोड़ के गायब हो जाती है और फिर यहाँ पर एकदम अंधाधुंध रेसलिंग टाइप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डीमंस, ह्यूमन किंग और एम्परर के हथियार भी शामिल होते हैं। इतने में बाहर से बहुत से छोटे छोटे डीमंस और मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और बाहर स्टूडेंट्स के साथ भी एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस सारी लड़ाई भड़ाई के बीच में ही श्याओफा के अंदर कोई पावर एंटर होती है और वो एक मिस्टीरियस सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि एम्परर जिंदा है और वो कुछ पावर्स हासिल कर रहा है। और वहां से वापस आने पर फिर उस एम्परर की आत्मा श्याओफा के अंदर कुछ पावर्स ट्रांसफर कर देती है। जबकि उसी टाइम पर अंदर मेन हॉल में भी लड़ाई चल रही थी और बाहर भी कुछ स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिशों में लगे हुए थे। इसी के बीच मास्टर जैन वुटियान पर एक दफा अटैक करता है, तो जवाब में वुटियान उस पर जिस पावर का यूज करता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन गार्डियंस की स्पेशलिटी थी। इस बात से हर कोई हैरान रह जाता है कि शायद वुटियान ही वो इंसान है जिसे गार्डियंस ने अपना सक्सेसर चुना है। इतने में एक किंग जैन को मारने की कोशिश करता है, तो उसी टाइम पर श्याओफा ये सब नहीं देख पाता और उनको बचा लेता है। और इसी मौका पर सारी की सारी ह्यूमन पावर्स श्याओफा के खिलाफ हो जाती हैं और उसे डीमंस का साथी कंसीडर करने लगते हैं। और इसी मौका पर गोलेम्स श्याओफा की साइड पर हो जाते हैं क्योंकि वो तो उसे सन ऑफ विंड पावर मानते थे। अब वुटियान ने साफ साफ श्याओफा को कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उसके पास एम्परर की दी हुई पावर्स की वजह से अब मार्शल आर्ट किंग भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो श्याओफा पर बार बार अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हैं, लेकिन श्याओफा इस सब से बचने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन एक दफा वो बेचारा काफी जख्मी हो जाता है और फिर वहीं पे पड़ा पड़ा बेहोश हो जाता है। वुटियान के साथी उसे मारने ही लगते हैं कि वहां पर श्याओ बाई का पेट बर्ड आ जाता है और फॉक्स प्रिंसेस भी। गोलेम्स फिर किंग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इस मौके से फायदा उठाकर श्याओबाई और वो बर्ड अपनी एनॉर्मस स्पीड में श्याओफा की जान बचाकर उसे उड़ाकर वहां से ले जाते हैं। अब डीमंस भी वहां से भाग चुके थे और वुटियान श्याओफा को मारने में कामयाब नहीं हुआ था, तो वो शपथ खाता है कि मैं किसी और दिन श्याओफा से बदला जरूर लूंगा। और फिर बाकी सारे लोग भी शांति से वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि फॉक्स प्रिंसेस श्याओफा को लेकर सीधा उसके घर पे लैंडिंग करती है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर बर्ड श्याओबा से अपनी जान पर खेल के एक इंसान को बचाने पर कोई इनाम भी मांगता है, तो श्याओबाई उसे स्पेशल मैजिकल वेल गिफ्ट करती है जिससे उसके अब सारे घाव ठीक हो जाएंगे। इतने में श्याओफा वहाँ दुखी होके सारा कुछ याद करके फिर से बेहोश हो जाता है। इस टाइम पर अगर श्याओफा के साथ कोई था तो सिर्फ फॉक्स प्रिंसेस, जिसने बार बार उसकी जान बचाई थी और उसकी खातिर मॉन्स्टर्स और डीमंस से भी दुश्मनी मोल ली थी। फिर अगले दिन जब श्याओफा उठता है तो वो श्याओबाई के उस मैजिकल पानी की वजह से अब रिकवर कर चुका था। अब वो सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए उसे अपने डैड मास्टर जैन को बचाना ही होगा। यहाँ पर श्याओबाई उसे इनकरेज करती है कि तुम मेहनत करो, एक दिन तुम जरूर एम्परर बनोगे और अपने डैड को बचा कर लाओगे। श्याओफा के पास अब एम्परर की दी हुई स्पेशल पावर्स भी थी, सारा कुछ था, लेकिन जरूरत थी तो सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग की और एक और अच्छे मौके की। और यहीं पर ही सीजन 1 की एंडिंग हो जाती है। सीजन 2 की एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुई, इसके लिए आप भी वेट करें और मैं भी करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।